is Ankita Bhuvanipal and I welcome to you to our channel Dynamics. Today we are going to start with some general questions of physics that can come to your many government exams. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी रेडिएशंस होती है, कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो कि हमारे मसल में जब दर्द होता है तो उसको ठीक करने के लिए काम आती है। तो ऐसी कौन सी रेडिएशन है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंफ्रारेड, सेकंड है माइक्रोवेव, थर्ड है अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरे। जितनी भी ये 4 रेडिएशंस हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। हमारे पास जो ये इसमें रेडिएशंस जिसमें हमें पूछा गया है वो आंसर है इंफ्रारेड। अभी इंफ्रारेड के बहुत सारे अदर यूजेस भी होते हैं, जैसे थर्मल इमेजिंग कैमराज में अंधेरे में जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, से पीपल हमें कोई भी अगर खड़ा हो नेक्स्ट टू अस तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाय यूजिंग थर्मल इमेजिंग कैमराज हम अंधेरे में उस आदमी को देख पाते हैं। तो ज़्यादातर ये कैमराज हम डिफेंस में यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड के और भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स में भी हम इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। हमारे पास जो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज हैं लाइक माइक्रोवेव का हमारे पास क्या यूज़ होता है? सबके घर पे ज़्यादातर माइक्रोवेव ओवन भी हम यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट डिशेस के को गर्म करने में या फिर कुकिंग करने में, बिस्किट्स बनाने में, केक्स बनाने में यूज़ आता है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास बहुत सारी रिसर्च लैब्स में यूज़ होता है टू किल बैक्टीरियाज, टू डिसइंफेक्टेंट सम यूटेंसिल्स एंड ऑल। सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? एक्सरे। एक्सरे तो आप सबको पता होगा कि जब भी हमारे पास कोई भी बोन फ्रैक्चर होती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक्सरे हम करवाते हैं। एक्सरे जो हमारी बोन्स होती हैं उसके थ्रू पास नहीं कर पाती, इसलिए उनकी इमेजिंग हमारे पास स्कैन हो जाती है। ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी एक सीरीज होती है हमारे पास, जैसे कि आप सभी इस डायग्राम को देख सकते हैं। जो ये डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में ये अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम को डिफाइन करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है रेडिएशन की वो है हमारे पास गामा रे, उसके बाद हमारे पास आती है एक्स रे, उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रे, देन विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड लाइट, रडार वेव्स, माइक्रोवेव्स, टेलीविजन वेव्स, रेडियो वेव्स। सो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की। तो ज़्यादा से कम कम कम, दैट मीन्स आर डिसेंडिंग ऑर्डर इज देयर। तो गामा की सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे है, और उसके बाद है एक्सरे की, देन वी हैव यूवी लाइट, देन वी हैव आवर विजिबल लाइट। तो ये हमारे पास क्या है? ये दिस इज हम जो ये पैटर्न है, स्केल है, जो ये सीरीज है, जो ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम अप टू डाउन जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती जा रही है। और हमारे पास क्या रिलेशन होता है? हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि हमारे पास जो रिलेशन आता है C न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। सो ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा क्या होता है हमारे पास? लैम्डा इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है जैसे हम कोई भी, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज किसके फॉर्म में होगी? साइनोसॉइडल फॉर्म में होगी। तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे एक वेव ये खत्म होगी हमारे पास। तो हमारे पास ये एक वेव यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये जो ये वन वेव जहाँ कंप्लीट हुई है, दिस इज वन वेव डिनोटेड बाय वेवलेंथ। This is the length of one wave and this parameter is known as wavelength। और इस wavelength को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं।
तो ये जो लैम्डा होता है हमारे पास, आप इस फॉर्मूला से देख पा रहे होंगे कि जो ये फ्रीक्वेंसी है जिसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का एक इनवर्स रिलेशन होता है कि जैसे जैसे लैम्डा हमारे पास इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या फिर जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो हम इस सीरीज में भी वो हमें मिलेगा। हाँ जी मिलेगा। जैसे कि फ्रीक्वेंसी हमने बोला कि गामा रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज की सबसे कम होती है। तो यही हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जैसे इनवर्स रिलेशन होता है वैसे ही हमारे पास ये सेट होती है लाइंस में। अभी अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एच न्यू। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको कोई भी, मैं जो भी पैरामीटर आपको डिफाइन कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी ये लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने डिफाइन किया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लैम्डा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। तो हमारे पास अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में जब भी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तब हमारी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो गामा रेज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, तो हमारे पास इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। हमने क्या डिफाइन किया था, और हमारा इसमें यूज आया था इंफ्रारेड रेज, जो कि हमारे विजिबल के भी नीचे लाई करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास एक सीरीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, जो कि डिफाइन होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, एक हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो चीज है जो कि एक सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि करंट जब हमारा पास होता है तब जो चीज उसे रोकती है वो हमारे पास क्या आता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इसमें गिवन है, टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, पैरेलल सर्किट है। कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, जिसमें की टोटल रेजिस्टेंस है 1.403 किलो ओम। अब हमारे पास ये तो टोटल गिवन है, और एक रेजिस्टेंस इसमें से हमारे पास गिवन है वैल्यू 2.0 किलो ओम। तो हमें ये पूछा गया है कि दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। इसे हम समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। अभी इसमें देखो, जैसे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.403 किलो ओम। हमारे पास यहाँ पे पैरेलल सर्किट गिवन है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास पैरेलल सर्किट, ये है हमारे पास पैरेलल सर्किट, एंड ये है हमारे पास सीरीज सर्किट। अब आप सब कंफ्यूज होंगे कि पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस क्या होता है। इसमें भी हमें कुछ जिगजैग लाइंस दिख रही हैं और उसमें भी हमें कुछ जिगजैग लाइंस दिख रही हैं। तो हमारे पास सर्किट में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है R1, ये जो R2 रेजिस्टेंस के इनके जो दोनों टर्मिनल है, जो दोनों एंड है R1 के, वो हमारे पास क्या है, दोनों टर्मिनल R1 के R2 के दोनों एंड से कनेक्टेड हैं। मतलब कि जो हमारे पास R1 की दोनों एंड्स हैं वो R2 के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। इस सर्किट को हम बोलेंगे पैरेलल सर्किट। जबकि अगर हम सीरीज में देखें तो R1 का जस्ट एक ही एंड दूसरे R2 से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा एंड होता है वो जुड़ा हुआ है बैटरी से। ये बैटरी का होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल।
यहाँ से वोल्टेज जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारे पास करंट पास होता है। अभी हमारे पास क्या है, हमने बात की कि हमारे पास टोटल आर ये गिवन है और हमें एक आर की वैल्यू गिवन है, दूसरे की निकालनी है। जो हमारे पास ये पैरेलल रेजिस्टर है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/r, टोटल r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है जब हमारे पास पैरेलल सर्किट हो। अगर हमारे पास सीरीज सर्किट है तो हमारे पास टोटल आर किस कैसे मिलेगा, R1 प्लस R2। यहाँ पे हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आर कितना है, 1.403 किलो ओम, और R1 कितना गिवन है, 2 प्लस R2। R2 की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, R2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.403 माइनस 1/2। अभी इसका हम एलसीएम लेंगे और इस डेसिमल को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने से हमारे पास क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1403 माइनस 1/2। 1000 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद है, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। अभी इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2806। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा 2000 एंड हियर कम्स आर 1403। ये आएगी हमारे पास 1/r2 की वैल्यू। हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास विल गेट 597 डिवाइडेड बाय 2806 1/r2। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं उसके बाद जो हमारे पास 1/r2 की वैल्यू आती है हम समझ लेते हैं कि वही हमारी पैरेलल रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं होता। हमें जो R2 की वैल्यू है उसे पाने के लिए हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। हमारे पास आएगा R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2806 डिवाइडेड बाय 597। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 4.70 किलो ओम। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास ऐसे ये फाइनल आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, जिसकी यूनिट होगी किलो ओम। अगर हमारे पास आंसर गिवन है ओम में तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 10⁻³ से। अगर सीरीज में होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते, अगर पैरेलल में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब भी हम कोई रेजिस्टेंस को किसके, द रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर के, हमें रेजिस्टेंस का फर्क बताना है कि जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पे हीट की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा। तो सेमीकंडक्टर के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमें कंडक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं वो एक्साइट हो जाएंगे और वो ट्रेवल करना शुरू कर देंगे एक ही यूनिफॉर्म तरीके में। इससे हमारा क्या होगा, करंट हमारा इंक्रीज होगा, दैट मीन्स हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हमारे पास कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो हमारे पास करंट बढ़ेगा। तो अभी हमारे पास क्या है, इसने पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस पे गर्म करने की वजह से क्या असर पड़ेगा। तो ये हमारे पास असर पड़ेगा कि हमारे पास ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, अगर हम यही बात, ये तो हो गई सेमीकंडक्टर की बात, अगर हम कंडक्टर में पूछें यही चीज तो क्या होगा।
कंडक्टर में क्या होगा कि टेम्परेचर जब हम इसको बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, तो सेमीकंडक्टर में तो करंट बढ़ा है, रेजिस्टेंस घटा है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा जोर जोर से भागने लगेंगे वो, और एक दूसरे से टकराने की वजह से उसमें क्या होगा, वो स्पीड अपनी इतनी ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस में नहीं कर पाएंगे। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ हम खड़े हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, अगर हम भागना चाहें तो हम टक्कर खाने की वजह से हम हमारी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी और हमारे पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, जिसकी वजह से हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, वहीं अगर हम देखें कि अगर हमारे पास खाली जगह है तो हम बहुत ही आसानी से भाग सकते हैं और जल्दी ही अपना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर में क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से टक्कर कोलिशन ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, जहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी यही चीज अगर हम इंसुलेटर में देखें, इंसुलेटर में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास कंडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। अब आते हैं हम फैराडे कांस्टेंट पे। फैराडे कांस्टेंट क्या है, फैराडे कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू होती है 98465 कूलम पर मोल। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, लाइट ईयर को पूछा गया है कि किसकी यूनिट है। वो आप यहाँ देखिए, टाइम टाइम की यूनिट क्या होती है। अगर हम एमकेएस सिस्टम में देखें जहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकंड है, तो यहाँ पे क्या हुई, सेकंड। सीजीएस में देखें तब भी हमारे पास क्या होगी, सेकंड। स्पीड की यूनिट बताओ, स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर। दीज यूनिट्स आर इन एमकेएस सिस्टम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या होगी हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट होगी हमारे पास कैंडला। अब आप सोच रहे होंगे लाइट ईयर फिर किसकी यूनिट है, जब इनमें से है ही नहीं कोई। लाइट ईयर यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर, जो कि हम सोलर सिस्टम में डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आती है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये पूछा गया है कि जब भी हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है, लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, अगर उसका मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होना मतलब पहले एयर हवा से आ रही है और उसको पानी मिल जाए कहीं, तब उसका क्या होगा, वो अंदर जाएगी, और अंदर जाने से उसकी क्या होगी, उसमें क्या क्या इफेक्ट आता है, मतलब उसकी कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि चेंज होता है, ये इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता, वो वाला पैरामीटर हमें हमें हमसे ये पूछा गया है। तो हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जनरली एयर का 1 लेते हैं, और जो वाटर का है वो समथिंग कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि हम लाइट के कुछ फॉर्म वो लॉज होते हैं, तो अगर हमारे पास ये एक नॉर्मल, हमने नॉर्मल लाइट रे खींची, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये होगी हमारे पास नॉर्मल रे। ये हमारे पास कोई भी एक इंटरफेस है जहां पे मीडियम हमारे पास क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी लाइट कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मीडियम से आती है और डेंसर में जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, लाइट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल।
अब जब भी हमारे पास जो ये लाइट है ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ी, यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, एक नॉर्मल खींचा, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास फिर से हमने एक मीडियम चेंज किया। तो अभी हमारे पास जब भी लाइट कोई डेंसर से रेयर में जाएगी, हल्के में जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, लाइट विल मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है और ये जो निकली है इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये होगी हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो कि चेंज नहीं होता जब हमारे पास मीडियम चेंज होगा। यहाँ हम बात करते हैं कि वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी पूछी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी क्या होती है, सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की भी यही होती है, because light is also a wave। अभी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मैन बताओ जिसने कि अपना सबसे पहला अपना कदम मून पे रखा था, चंद्रमा पे जिसने सबसे पहला कदम अपना रखा था, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, किस में, न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। किसका, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड का हमसे न्यूट्रॉन्स पूछा गया है। तो आप अगर देख सकते हैं, ये जो ऊपर होता है, एटम के ऊपर जो भार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमारे पास कैसे निकलता है, न्यूक्लियस में हमारा मास प्रेजेंट होता है, जो कि किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। और जो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो उन दोनों का सम को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मास नंबर है 242। अभी देखो, ये जो 94 है, ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Z से। और इसको हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ या तो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में न्यूट्रॉन हमें चाहिए है, मास नंबर हमें गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें 94 मिल गया। तो हमारे पास कितना आएगा, अभी देखो, मास नंबर है हमारे पास 242 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज आर 94। सो 242 माइनस 94 इज इक्वल्स टू n। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, वो आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैच करेगा या फिर नहीं करेगा, दिस यू विल सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सबसे ज्यादा पुअरेस्ट, सबसे कंडक्टिविटी जिसकी कम हो, किसके रेस्पेक्ट में, हीट। हीट ट्रांसपोर्ट कौन सा ऐसा कंडक्टर है जो सबसे कम करता है, कॉपर भी बहुत अच्छा है, मरकरी भी कर लेता है, जिंक भी, लेकिन लेड हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हीट का बहुत ही पुअरेस्ट कंडक्टर है। इसे हम, लेड को हम Pb से डिनोट करते हैं, कॉपर को हम Cu से करते हैं, मर्क्यूरी को हम Hg से करते हैं और जिंक को हम Zn से करते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट आपने पढ़ा होगा, बार पढ़ा होगा आपने, एटमॉस्फेरिक बार, ऐसे
लेकिन हमारे पास जो इसमें गिवन है वो हमारे पास एग्जैक्ट यूनिट क्या होती है, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे f मिसिंग है, सो आवर आंसर इज दिस। जो सनलाइट होती है, जो सन से अर्थ की तरफ आती है, वो कितने मिनट्स में हमारे तक पहुंच पाती है, उसका एक एग्जैक्ट टाइम है, उसका अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट टाइमिंग क्या है, 8 मिनट्स, 8 मिनट्स 20 सेकेंड। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली गिवन है, 8 मिनट्स गिवन है, आप ये भी टिक कर सकते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास सन एकदम से खत्म हो जाए, दूर हो जाए, तो हमें अर्थ पे कितनी देर बाद हमें पता चलेगा, या कितनी देर बाद हमारी लाइट अर्थ पे चली जाएगी। तो ये हमें पता चलेगा 8 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद कि हमारा सन अभी, सन इज नो मोर। अभी हम आते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो अभी देखो, फोर्स में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है। प्रेशर हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, प्रेशर। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसका आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ही नहीं होती, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है। अब अगर हम स्ट्रेस को देखें, स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और एनी अदर फॉर्मूला, इट हैज मेनी फॉर्मूलाज। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हमारे पास ऊपर भी लेंथ का पैरामीटर है, नीचे भी लेंथ का है, तो यूनिट इसकी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो स्ट्रेन आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं हो। हमारे पास साउंड वेव इन एयर कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स होती है या लॉन्गिट्यूडनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पोलराइज्ड। सबसे पहले हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि ये होती कौन सी है। अगर हम ट्रांसवर्स वेव को देखें, तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें कि ये हमारे पास, देखो एक अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें कि ये पार्ट हमारे पास जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है क्रेस्ट, और जो नीचे की तरफ होता है वो होता है ट्रफ। ये शो करता है एम्पलीट्यूड, ये होती है एक वेव, मतलब वेवलेंथ। तो ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स वेव। अभी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ तो बहुत ज्यादा क्लोज है, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है, सो दिस इज आवर कंप्रेशन एंड ये पार्ट क्या है, एक्सपेंशन। तो ये हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है,
और इन दोनों की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइज्ड वेव। पोलराइज्ड वेव, अब देखो अगर हमारे पास एक एक वेव है जिसकी जो कि मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, अगर एक वेव हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल है, तो अगर हमें इसे कोई भी पोलराइजर से अगर हम इसे पास करते हैं, पोलराइजर से पास करते हैं इसको, तो हमारे पास एक ये यूनी डायरेक्शनल मतलब पोलराइज्ड लाइट एक आती है जो कि बस एक ही डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारे पास कई सारी वेव्स हैं जो कि ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पोलराइज्ड, जिसकी बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे भाई पूछा है कि 50 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है, सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी फ़ारेनहाइट में? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9 इज इक्वल्स टू C। अभी हमारे पास सेल्सियस मतलब टेम्परेचर सेल्सियस में कितना गिवन है? हमारे पास गिवन है 50 इज इक्वल्स टू F हमें पता करना है, 32 हमारे पास कांस्टेंट इंटू 5/9, 9 को वहां ले जाओ, 50 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू F -32। 5 and 50 cancel out, remaining will be 10 into 9 is equals to 5 minus 32. We will get F is equals to 90 plus 32. Then how much we get? We get 122 degree Fahrenheit. 122 degree Fahrenheit. ऐसे ही हमारे पास ये अगर हमें फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो हम सेल्सियस में भी इजीली कर सकते हैं। कौन सा पैरामीटर मेजर होता है हर्ट्ज में? हर्ट्ज को हम Hz भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो कि हर्ट्ज उसकी यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम पीरियड भी हम फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होता है न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। एनर्जी में क्या होता है? E इज इक्वल्स टू H न्यू। हम साथ साथ ही पढ़ेंगे और साथ साथ ही फॉर्मूलाज रिवाइज और लर्न करते जाएंगे। तो टाइम पीरियड की यहाँ पे क्या होती है? टाइम पीरियड की होती है यहाँ पे सेकंड, तो हम इसकी यूनिट को पर सेकंड भी बोल सकते हैं और हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। हीट की यूनिट क्या होती है? या तो कैलोरी में भी हम इसे मेजर करते हैं, एनर्जी को भी कैलोरी से मेजर कर सकते हैं, और जूल भी इसकी यूनिट होती है। क्वालिटी, क्वालिटी हैज नो यूनिट। अभी ये देखो इलेक्ट्रिक करंट हम किस से मेजर करते हैं? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। एम मीटर से हम करंट मेजर करते हैं। करंट को हम क्या बोलते हैं? आई, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो हमारे पास क्या होगा? एम मीटर से हम करंट मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर अगेन वोल्टेज, सी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल 2012 में डिस्कवर हुआ था, 2012 में डिस्कवर हुआ था। इसके लिए बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए होती है, और हमें इस पार्टिकल को क्या नाम दिया था? हिग्स बोसोन। आप इसके बारे में इलेबोरेट में पढ़ सकते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। Which of the following elements does not contain neutrons? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन नहीं कंसिस्ट करता? ऑक्सीजन में तो है,
नाइट्रोजन में भी होता है, यस। हाइड्रोजन में नहीं होता, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इसके कई सारे 3 आइसोटोप भी होते हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन सा? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, these are the some example of the isotope of the hydrogen। हम ऑक्सीजन को सिंबलाइज करते हैं O से, नाइट्रोजन को N से, हाइड्रोजन को H से, एंड कॉपर को Cu से। दिस इज ऑल अबाउट दी सम जनरल क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। हम और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।